हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटस माइंड्स इंग्लिश। और आज हम विक्टोरियन एज को डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम जो लिटरेरी पीरियड का पार्ट चल रहा था, जो कि सभी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर नेट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। लिटरेरी पीरियड से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इंग्लिश लिटरेचर में। तो आज हम विक्टोरियन एज के फर्स्ट पार्ट को डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले जो भी लिटरेरी पीरियड के हमारा टॉपिक दे रखे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में, जैसे कि रेनेशा है, रिफॉर्मेशन है, और रेस्टोरेशन एज, न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक एज को डिस्कशन कर चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट की फैक्ट के साथ और डिटेल में एक्सप्लेन किया। जिसने भी वो वीडियो जाके नहीं देखी देख ले, क्योंकि उसमें सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है जो भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं अब तक। चलिए विदाउट डिले आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी न्यू क्लास को। इसका टॉपिक है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज का आज हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे और बाकी ये वीडियो सेकंड दो पार्टों में डिवाइड की गई है। सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं स्टोरी, बैकग्राउंड, कैरेक्टरिस्टिक और मेजर पोएट एंड मेजर राइटर। पीरियड, जो इसका पीरियड रहा है वो कितना रहा था? एज इज जनरली डेटेड 1837 से 1901, कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया जो थी उनके जब उन्होंने शासन स्टार्ट किया था कहाँ, इंग्लैंड पे 1837 में, और उनकी डेथ हो जाती है 1901 में। तो उसके बाद से एज का एंड हो जाता है और 1837 से स्टार्ट होती है, 1901 में एंड हो जाती है। क्वीन विक्टोरिया she became queen in 1837 and died in 1901. Beginning of Victorian age, 1837 when Queen Victoria ascended the throne. 1837 में क्वीन विक्टोरिया क्या बनती हैं? इंग्लैंड ब्रिटेन की राजधानी बनती है, जबकि उनको शासन राजगद्दी सौंपी जाती है। किसको? क्वीन विक्टोरिया को। एंड ऑफ विक्टोरियन एज 1901 विद द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। और 1901 में इस एज का एंड हो जाता है जब रानी विक्टोरिया की डेथ होती है। विक्टोरियन एज इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ compromise because it balances opposing tendencies, faith and doubts, science and religions, progress and poverty। इसलिए इस एज को क्या कहा जाता है? कंप्रोमाइज। मतलब इन सब चीज़ों में इसका कंप्रोमाइज चलता रहता है इस एज के दौरान, फेथ और डाउट के बीच, साइंस एंड रिलीजन के बीच, एंड प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी के बीच। मेजर फीचर क्या थे वो देखते हैं। विक्टोरियन लिटरेचर रिफ्लेक्ट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। जो मेजर फीचर थे इसके क्या थे? विक्टोरियन जो लिटरेचर था किस पे, उसने किसको रिफ्लेक्ट किया है? बिटवीन साइंस एंड रिलीजन के बीच जो द्वंद्व है, जो भी क्या कहते हैं कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, उसको रिफ्लेक्ट किया है। इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इन्फ्लुएंस, और इस एज में काफ़ी इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इन्फ्लुएंस प्रभाव रहे, जैसे कि चार्ल्स डार्विन का क्या था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब मानव का, यहाँ पे मानव जाति का ओरिजिन कैसे हुआ, और इसके बारे में किसने? चार्ल्स डार्विन ने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्या क्या था अपना शोध किया था 1859 में। चैलेंज ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ अबाउट क्रिएशन, और उन्होंने किसको चैलेंज किया था? जो कि रिलीजियस बिलीफ था क्रिएशन के ऊपर, कि किस तरह से मानव की और पेड़ पौधों की सबकी उत्पत्ति हुई है, उसको चैलेंज किया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि उन्होंने एक मटर के दाने के ऊपर प्रयोग किया था। फिर तो सर्वाइव का नियम भी दिया उन्होंने। डार्विन थ्योरी, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सेलेक्शन बिकम अ मेजर इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस ऑन विक्टोरियन राइटर। जो इनकी थ्योरी थी किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए।
इवोल्यूशन के ऊपर कि नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन कैसे होता है? नेचुरल सिलेक्शन से होता है, जो कि जिसने काफ़ी इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस दिया था जो विक्टोरियन एज के राइटर्स थे उन पे। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएटेड बोथ वेल्थ एंड सेवरल सोशल प्रॉब्लम। जब विक्टोरियन एज में तेजी से क्या औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था, तब वहाँ पे क्या हुआ था? वेल्थ और सेवरल मतलब सोशल प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट हुई थी। मेजर सोशल प्रॉब्लम क्या थी? पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, ओवरक्राउडिंग, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एंड पुअर लिविंग कंडीशन। क्योंकि जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण हो रहा था, तो औद्योगिकरण के लिए जैसे मशीनी कारखाने और काफ़ी फैक्ट्री लगाई जाती है, तो वहाँ पे काम करने के लिए लोगों का क्या नीड होगी। तो लोगों की नीड के लिए वो छोटे छोटे बच्चों से भी बहुत काम कराते थे, और उस समय गरीबी बहुत थी, ओवर क्राउडिंग था, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन हो रहा। वर्कर एंड पुअर लिविंग कंडीशन क्या थी? बहुत एक्सप्लोर मतलब कंडीशन बेकार होती जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से उनसे काम कराया जाता है उस तरह से उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती थी। जो गरीब लोग थे वो दिन रात मतलब इतनी मेहनत करते थे, लेकिन उसका जो सारा उससे बेनिफिट था वो कंपनी के ओनर और बड़े जो लोग थे वो ले लेते थे। इसलिए ये सब चीज़ें इस एज में दिखाई देती है। कार्टिस, अ वर्किंग क्लास पॉलिटिकल मूवमेंट डिमांडिंग पॉलिटिकल इलेक्ट्रल रिफॉर्म। मतलब ये एक टर्म था जो कि कार्टिज्म के नाम से जाना गया। जो वर्किंग क्लास थी वो एक क्लास पॉलिटिकल मूवमेंट डिमांडिंग क्या कर रही थी? पॉलिटिकल इलेक्ट्रल फॉर्म। क्योंकि जो मजदूर लोग थे, जो गरीब थे, उनको इलेक्शन का क्या नहीं थी? परमिशन नहीं थी कि वे इलेक्शन में वोटिंग कर सके। रिफॉर्म एक्ट 1832 expanded the electorate and become an important background to Victorian political development। रिफॉर्म एक्ट जो था उसने क्या एक्सपेंड किया था? इलेक्टोरेट एंड बिकम एन इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड ऑफ विक्टोरियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उसने इसको इलेक्टोरेट किया था, मतलब उनको भी अनुमति दे दी गई थी। जो वर्किंग और पुअर क्लास के लोग थे उनको भी अनुमति थी कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है, वोट कर सकते हैं और अपना इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। और इस तरह से जो बैकग्राउंड थी काफ़ी चेंज किया था। किसको? विक्टोरियन एज जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी। सेकेंड रिफॉर्म एक्ट कब आया था? पास in 1867 एंड फर्दर एक्सपेंडेड वोटिंग राइट। और 87 में क्या हुआ था? आगे भी जो वोटिंग राइट था उसको एक्सपेंडेड किया गया था। थर्ड रिफॉर्म एक्ट आया था पास इन 1884 एक्सटेंडिंग द फ्रांचाइज फर्दर। ग्रेट एग्जीबिशन। ग्रेट एग्जीबिशन था हेल्ड इन 1851 एट द क्रिस्टल पैलेस लंदन, सिंबलाइजिंग ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जो ग्रेट एग्जीबिशन थी वो कहाँ पे हेल्ड की गई थी? 1851 में एट द क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस पे हेल्ड की गई थी, जहाँ पे लंदन, जो कि किसका? लंदन सिंबलाइज ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। मतलब वहाँ पे क्या दर्शाया गया था? लंदन को और ब्रिटेन्स को। क्रिस्टल पैलेस लंदन में उसको किया गया था, एग्जीबिशन लगाई गई थी, जिसमें ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल जो औद्योगिकरण था, जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस हो रही थी, प्रगति हो रही थी, उसको सिंबलाइज किया गया था, हाईलाइट किया गया था। विक्टोरियन लिटरेचर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस विथ सोशल, मोरल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इशू। जो विक्टोरियन लिटरेचर था वो किससे कंसर्न था? सोशल, मोरल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इशू से ज़्यादातर का मतलब फिलफुल था, भरा हुआ था। ये ज़्यादातर इस टाइम का जो लिटरेचर था वो इन्हीं चीज़ों को फोकस करके लिखा गया था। विक्टोरियन कन्फ्लिक्ट क्या था? फेथ वाइस डाउट इज वन ऑफ द सेंट्रल इंटेलेक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ द एज। और इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्या कहते हैं, वन लाइनर के रूप में भी, जैसे कि लेक्चरर के जो जीआईसी लेक्चरर इंग्लिश का एग्जाम हुआ था
उसमें ये क्वेश्चन आया था लिखने के लिए, रिटर्न के लिए डिटेल में। अगर हमें छोटे-छोटे पॉइंट हमें पता होता है इस एज की, जैसे मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये बता रही हूँ, ये आपको एक माइंड मैप ही बना रहा है इस वीडियो के द्वारा, क्योंकि इससे आपको पता चला क्या-क्या उस एज में चेंज थे, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी और क्या वहाँ के राइटर क्या उनकी सोच थी। अगर हम इस तरह से की फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो अगर हमसे कोई लॉन्ग आंसर राइटिंग कराने के लिए भी बोलता है तो हम इजीली आंसर राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें छोटे-छोटे पॉइंट अगर पता होते तो हमसे उससे ही लिंक बन जाता है कि और आगे हम अपने थॉट्स को एलैबोरेट करके एक्सप्रेस करें। यूटिलिटेरियनिज्म, सर्व सत्ताधारी जो लोग थे उसके बारे में। जेरेमी बेंथाम्स फिलोसफी ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन्फ्लुएंस विक्टोरियन सोशल थॉट, मतलब इन्होंने इसको क्या किया था, इन्फ्लुएंस काफ़ी प्रभावित हुए थे यूटिलिटेरियनिज्म से। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट जो हैप्पीनेस थी वो तो क्या था, ग्रेटेस्ट नंबर था। इज डिस्ट्रीब्यूट द जेरेमी बेंथम। पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविज्म होता है ऑगस्टे कॉम्टे प्रॉम्प्टेड, ऑगस्टे कॉम्टे प्रॉम्प्टेड द आइडिया नॉलेज शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, मतलब इनका विचार था कि जो नॉलेज होनी चाहिए वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, जो साइंटिफिक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। विक्टोरियन morality, the age became famous for its emphasis on morality, duty, discipline and respectability। इस एज को जो फेमस होने का श्रेय जाता था किस वजह से जाता था कि मोरालिटी थी, उन्होंने मोरालिटी पे, ड्यूटी, अपने कर्तव्य पे ध्यान दिया, डिसिप्लिन था और रेस्पेक्टेबिलिटी, सम्मान। अब मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, हम कुछ करेक्टरिस्टिक देखते थे। सोशल क्रिटिसिज्म, विक्टोरियन लिटरेचर फ्रिक्वेंटली एक्सपोज सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। सोशल क्रिटिसिज्म किया गया था, जैसे कि समाज में हमारी सोसाइटी में काफ़ी क्या होता है, इनजस्टिस होता है, जैसे कि पुअर और रिच लोगों के बीच काफ़ी, जो लेबर वर्ग है और जो ओनर है उन बीच उनके बिटवीन, मतलब उनके बीच भी काफ़ी लोग कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो यही हाईलाइट किया गया है, इसमें सोशल क्रिटिसिज्म किया गया है, रियलिज्म को दिखाया गया है। उस समय की जो रियल कंडीशन थी, बैकग्राउंड थी विक्टोरियन एज की, उसमें भी राइटर ने, जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उन्होंने उसको इंक्लूड किया है। राइटर्स इंक्रीजिंगली प्रेजेंटेड ऑर्डिनरी लाइफ एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी रियलिस्टिकली। जो राइटर थे उन्होंने क्या लगातार प्रेजेंट किया था, ऑर्डिनरी जो साधारण लोगों की लाइफ थी और जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी जो रियल में थी वही उसको रिप्रेजेंट किया है। मोरल पर्पज, लिटरेचर ऑफन कैरीड अ मोरल और रिफॉर्मेटिव मैसेज। मोरल पर्पज क्या था, लिटरेचर ने क्या क्या है, काफ़ी जो मोरल है और रिफॉर्मेटिव मैसेज है उसको कैरी किया है। साइंटिफिक स्पिरिट, साइंटिफिक डिस्कवरीज क्रिएटेड न्यू क्वेश्चंस अबाउट रिलीजन, ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्स। और इस समय काफ़ी साइंटिफिक, मतलब वैज्ञानिक खोजें हुई थी, डिस्कवरीज हुई थी, जिसने की रिलीजन के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर काफ़ी सवाल उठाने शुरू कर दी थी, मतलब उन्होंने क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया था कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है, ये सब यहाँ पर रीजनल और लॉजिकली लोगों का माइंड थोड़ा चलने लगा था, जैसे कि रोमांटिक एज में ऐसा नहीं था। रिलीजियस डाउट, ट्रेडिशनल Christian's faith was challenged by science, biblical criticism and intellectual skepticism। वो जो ट्रेडिशन क्रिश्चियन थे, जो कि लगातार ऐसे ट्रेडिशन चलता आ रहा था, उस विश्वास को चैलेंज किया था किसने, साइंस ने। और बिब्लिकल जो बाइबल का क्रिटिसिज्म कुछ चीज़ें थी, और इंटेलेक्चुअल स्केप्टिक बुद्धिमत्ता जो वर्ग थे उन सब ने इस चीज़ को क्या किया था, चैलेंज किया था। पैसिमिज्म, सम राइटर्स एक्सप्रेस एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। और कुछ राइटरों ने यहाँ पे क्या एक्सप्रेस किया है अपने आप को, मतलब प्रदर्शित किया है वहाँ की एंजाइटी को और अनसर्टेनिटी को, आगे जो फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के बारे में काफ़ी
उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस की है। ऑप्टिमिज्म। एट द सेम टाइम विक्टोरियन लिटरेचर सेलिब्रेट प्रोग्रेस एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म, और उसी टाइम पे क्या लोग ने ये भी सेलिब्रेट किया है क्या, प्रोग्रेस एजुकेशन एंड रिफॉर्म। एक तरफ तो लोगों ने डाउट किया, टेंशन एंजाइटी और कंसर्न रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस भी की है और एजुकेशन सोशल जो कंडीशन है उसमें, तो ये जो विक्टोरियन दोनों के बीच क्या है, कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन। द इफेक्ट ऑफ फैक्ट्रीज सिटीज एंड कैपिटल बिकम मेजर लिटरेरी सब्जेक्ट। अर्बनाइजेशन, औद्योगिकरण, शहरीकरण, expansion of cities, especially London, strongly influenced Victorian fiction. एक्सपेंशन सिटी मतलब सिटियों का जो शहर है उनका ज़्यादातर विस्तार हुआ है, लोग गांव से कस्बों से निकल के शहर की ओर उन्होंने मूव किया, और स्पेशली लंदन में, जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंस था जो विक्टोरियन फिक्शन था उससे। वुमेन्स क्वेश्चंस। विक्टोरियन लिटरेचर फ्रिक्वेंटली डिस्कस वुमेन्स एजुकेशन, मैरिज, राइट्स एंड सोशल पोजीशन, और इस टाइम पे क्या वुमेन ने भी क्वेश्चन स्टार्ट, वुमेन के ऊपर मतलब वुमेन एजुकेशन के लिए क्या क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए गए थे, मतलब उनकी शादी से रिलेटिव उनका अधिकार और उनकी सोशल समाज में क्या पोजीशन होनी चाहिए, ये सब जो मेन पॉइंट आए थे वो कब आए थे, विक्टोरियन एज में आए। imperialism. The British Empire and colonial expansion influenced Victorian writing. उस समय क्या था, जो ब्रिटेन के लोग थे वो हर कंट्री में अपना कॉलोनी बना रहे थे, और ये किससे इंस्पायर्ड थे, जो विक्टोरियन राइटर थे, उन्होंने जैसे कि टेनिसन है, मैथ्यू आर्नोल्ड है और लॉर्ड ब्राउन, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंस्पायरिंग वर्क लिखा था, जिससे इंस्पायर होकर लोगों ने क्या है अपने सारे देशों में अपना मतलब क्या कॉलोनी बनानी स्टार्ट कर दी, जैसे कि हमारे इंडिया को भी ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था। इंडिया तो क्या क्या कहते हैं, अमेरिका तक को, और किसने, बहुत से बड़े बड़े देशों को भी ब्रिटेन, इतने छोटे देश ने अपना गुलाम बना लिया था। पॉपुलरिटी ऑफ द नोवेल। द नोवेल बिकम द डोमिनेंट लिटरेरी जॉनरा ऑफ द विक्टोरियन पीरियड, और जो नोवेल जो थे क्या बने गए थे, डोमिनेंट मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट और जॉनरा बना था लिटरेचर का, किस पीरियड में, विक्टोरियन पीरियड में। नाउ अब हम एक नज़र डाल देते हैं मेजर विक्टोरियन पोएट के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट जो पोएट थे इस एज के वो कौन थे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, द पोएट लॉरेट ऑफ द विक्टोरियन, और इनको उस समय क्या पोएट लॉरेट भी बनाया गया था आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। टेनिसन फेमस, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट का बनाया था 1850 में, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। टेनिसन फेमस वर्क इन मेमोरियम, AHH डील्स विद ग्रीफ, डाउट एंड साइंटिफिक थॉट्स। टेनिसन का काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है इन मेमोरियम, जिन्होंने इसके अर्थर हेनरी हेलम की याद में उनकी डेथ के ऊपर लिखी है। ये मेमोरी एक एलजी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलजी है, जो कि एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिससे कि क्वेश्चन नहीं बना हो, चाहे वो यूपीटीसी पीएचडी में हो, लेक्चरर हो में हो, अल्टीग्रेट में हो, नेट में, सब में ये क्वेश्चन आती है। डील्स विद ग्रीफ, फेयर, डाउट एंड साइंटिफिक थॉट्स। इन्होंने इसमें क्या डील्स किया है, शोक को, विश्वास को, डाउट को, साइंटिफिक थॉट भी यूज किए। इन मेमोरियम रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ अर्थर हेनरी हेलम, जो कौन थे, टेनिसन क्लोज फ्रेंड थे। टेनिसन फेमस पोएम क्या थी, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, पोर्ट्रेट द क्रीमियन बार, और इनकी एक फेमस पोएम भी रही वाली। और भी इम्पोर्टेंट पोएम है जो उनकी काफ़ी इंस्पायरिंग मोटिवेशनल पोएम है, वो क्या है, यूलिसेस। टेनिसन फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, एक्सप्रेसिंग द डिजायर फॉर एडवेंचर एंड कंटिन्यू एक्शन। और इस पोएम में जो है टेनिसन ने मतलब इस तरह से एक्सप्रेस किया है यूलिसेस को कि वो अपनी ओल्ड एज में भी कितना एडवेंचर्स से भरा हुआ है, और अपने आप को खाली मतलब घर बैठने के लिए सूटेबल नहीं मानता, और वह अपनी ओल्ड एज में भी चाहता है कि वो क्या करता रहे, प्रगति का मतलब कुछ ना कुछ करता रहे और साहसी काम करे। ये काफ़ी अच्छी मतलब पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसे पढ़ के आपको खुद में एक मोटिवेशन आएगा कुछ करने का।
रॉबर्ट ब्राउनी फेमस फॉर परफेक्टिंग द ड्रामेटिक मोनोलॉग। और नेक्स्ट जो राइटर है वो है रॉबर्ट ब्राउनी, जो किस लिए फेमस थे? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए काफ़ी फेमस है, परफेक्टिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग की। ब्राउनी फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस स्पीकर इज द ड्यूक ऑफ फरारा। इसमें जो स्पीकर है वो कौन है? ड्यूक ऑफ फरारा है। ब्राउनिंग्स अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स क्या थे? बिशप orders his tomb, the bishop order his tomb, Andreas Dean Sharto and Rabi Ben Ijra। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के इम्पोर्टेंट वर्क हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसे वर्क पूछ जाते हैं, हमें कंफ्यूज इतने होते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता कि ये कहाँ से किसके वर्क है। इसलिए ये जो मेन पॉइंट इंक्लूड किए गए इस वीडियो में, इसको रिवाइज करोगे, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो ये आपके माइंड में वैसे ही सेट हो जाएंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड, नेक्स्ट वर्ड थे मैथ्यू अर्नोल्ड। ये कौन थे? पोएट भी थे, क्रिटिक थे, एजुकेशनल थिंकर एसोसिएटेड विद विक्टोरियन इंटेलेक्चुअल डाउट। अर्नोल्ड्स फेमस पोएम क्या थी? डोवर बीच। अर्नोल्ड की काफ़ी इंपॉर्टेंट फेमस पोएम रही है डोवर बीच है, और ये भी काफ़ी इंस्पायरिंग पोएम है जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है। फेमस फॉर इट्स ट्रीटमेंट ऑफ द रिट्रीट ऑफ फैथ। रिट्रीट ऑफ मतलब फैथ को कैसे रिट्रीट किया जाता है दोबारा से, उसके बारे में पोएम में बताया गया था। अर्नोल्ड्स मेजर क्रिटिक वर्क क्या था? द स्टडी ऑफ पोएट्री। द स्टडी ऑफ पोएट्री क्या है? इनका क्रिटिकल एक वर्क है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं और ये लेक्चरर और एलटी ग्रेड में ये सिलेबस में इंक्लूड है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अर्नोल्ड्स डेफिनेशन क्या थी? पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक पोएट्री के ऊपर एक डेफिनेशन दी हुई, उन्होंने कहा है पोएट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स बाय पोएटिक ट्रूथ एंड ब्यूटी। किसके अंडर में? फिक्स बाय पोएटिक एंड ट्रूथ एंड ब्यूटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पोएट्री के बारे में, और ये काफ़ी एग्जाम में पूछ ली जाती है, और अब पूछी गई और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि पूछ ली जाए। अर्नोल्ड फेमस फ्रेजेस क्या था? स्वीटनेस एंड लाइट। ये भी आ सकता है, स्वीटनेस एंड लाइट किसका फ्रेजेस है? इज एसोसिएटेड विद हिज आइडिया ऑफ कल्चर। नेक्स्ट वर्ड है जेरोल्ड मैनली हॉपकिंस। विक्टोरियन पोएट नोन फॉर स्प्रंग रिदम। ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया। G.M. हॉपकिंस ने क्या दिया है? तो स्प्रंग रिदम इन्होंने दिया, इनोवेटिव किया है इन पोएटिक लैंग्वेज में। हॉपकिंस मेजर पोएम क्या थी? द वाइंड ओवर। द वाइंड ओवर। हॉपकिंस कंसेप्ट इन इंस्कैप रेफर्स टू द डिस्टिंक्टिव इनर क्वालिटी ऑफ अ थिंग। हॉपकिंस का क्या कंसेप्ट था? इंस्कैप रेफर्स टू डिस्टिंक्ट इनर क्वालिटी ऑफ अ थिंग। इंस्कैप मतलब बचाव, रिपर मतलब जो डिफरेंस है किसी इनर क्वालिटी, किसी की भी इनर क्वालिटी होती है, उसकी एक चीज़ की इनर क्वालिटी में क्या डिफरेंस, क्या भेद हो सकता है। हॉपकिंस कंसेप्ट और था इंटरेस्ट रेफर ब्रॉडली टू द परसेप्शंस और एप्रीहेंशन ऑफ द दैट डिस्टिंक्टिव क्वालिटी। नाउ अब हम देखते हैं इसी एज के, विक्टोरियन एज के कुछ नॉवलिस्ट के बारे में। और सबसे ज़्यादा जो नॉवलिस्ट में नाम आता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो आता है चार्ल्स डिकन्स का। चार्ल्स डिकन्स ने इस एज को काफ़ी रियलिस्टिकली क्या हाईलाइट किया है, जिस तरह से उस समय की सोशल प्रॉब्लम चल रही थी, सोशल इश्यू थे, क्या वहाँ की कंडीशन थी रियल, उसको अपने नॉवेल्स में एक्सप्रेस किया है। चार्ल्स डिकन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज। डिकन्स फर्स्ट नॉवल क्या था? द पिकविक पेपर, जो कि 1837 से 36 से 1837 में आया था। ओलिवर ट्विस्ट था इनका, डील्स स्ट्रॉन्गली विद पॉवर्टी। ओलिवर ट्विस्ट क्या डील करता है? पॉवर्टी को, क्राइम को, द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इनके जितने भी नॉवेल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम पूछे जाए। और ये जरूर पूछा था कि उनका फर्स्ट नॉवल क्या था? पिगवी पेकर। ये अभी हाल में रिसेंट में एग्जाम पूछा गया। डेविड कॉपरफील्ड
और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। जो इसमें कीवर्ड इंक्लूड किए बस यही पूछे जाते हैं कि इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सा है और फर्स्ट नॉवल कौन सा है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन क्या था, इट्स उसका प्रोटैगनिस्ट पूछ लिया जाता है, वो कौन है, पिप है। A Tale of Two Cities set against the background of फ्रांस रेवोल्यूशन। लंदन एंड पेरिस, दो सिटी के बारे में इसमें बात पूछेगा। और ये क्वेश्चन भी अभी आया था टीजीटी में, शायद एलटी ग्रेड में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि कौन सी दो सिटी है। हार्ड टाइम्स क्या क्रिटिसाइज करता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड एक्सेसिव यूटिलिटेरियनिज्म, सब सत्ताधारी जो है जो कि सब पे अपना ही अधिकार जमाए रखते हैं उसका क्रिटिसाइज किया है, और जो औद्योगिकरण है उस समाज को। हार्ड टाइम है। आगे की जो राइटर है वो है चार्लोट ब्रोंटे, ऑथर ऑफ जेन आयरन। जेन आयरन फेमस फॉर इट्स फर्स्ट पर्सन नरेशंस एंड इंडिपेंडेंट हीरोइन। ये किस लिए फेमस है, फर्स्ट पर्सन में ये जो है आया है नॉवेल्स, और एक जो हीरोइन है इसकी वो काफी इंडिपेंडेंट है। एमिली ब्रोंटे, ऑथर ऑफ वथरिंग हाइट। और इस एज की एक एमिली ब्रोंटे राइटर नॉवेलिस्ट है, वो कौन थी, एमिली ब्रोंटे। इन्होंने क्या लिखा, वथरिंग हाइट लिखा है। और वथरिंग हाइट्स क्या है, नोन फॉर इट्स इंटेंस ट्रीटमेंट ऑफ पैशन, नेचर एंड रिवेंज। इसलिए ये जाना जाता है पैशन के लिए, नेचर के लिए और रिवेंज के लिए। नेक्स्ट राइटर है जॉर्ज एलियट, पेन नेम ऑफ मैरी एन इवॉन्स। जॉर्ज एलियट, ये भी पूछे जाते हैं कि इनका रियल नेम क्या था। जॉर्ज एलियट का रियल नाम क्या था, मैरी एन इवॉन्स। तो इन्होंने क्या लिखा, जॉर्ज एलियट्स मेजर नॉवल क्या था, मिडिल मार्च। मिडिल मार्च ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन रियलिस्ट नॉवेल्स। नेक्स्ट राइटर है थॉमस हार्डी। विक्टोरियन एज के जो और भी इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट हैं वो क्या है, थॉमस हार्डी है, जो कि लेट विक्टोरियन नॉवलिस्ट एंड पोएट कहे जाते हैं। इनका एक रीजनल फिक्स एक प्लेस था जिसको वेसेक्स कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट वर्क है टेस्ट ऑफ द डी उर्बरविल्स, हार्डिश फेमस नॉवल डीलिंग द सोसाइटी फेट एंड इंडिविजुअल सफरिंग। और एक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउन, वन ऑफ हार्डिश इम्पोर्टेंट नॉवेल्स। और भी इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं जैसे जूड ऑफ द ऑस्टियर, और जो कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डीपली जो अपने वर्क है उनमें ज़्यादातर सैड, मतलब पेसिमिस्टिक पोएट कहे, राइटर कहे जाते हैं, वो दिखाया है। और कुछ फैक्ट्स हम ये देख लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा, फैक्ट्स में रिवाइज कर लेते हैं, बाकी हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग कब होती है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है 1837 से और 1901। क्यों विक्टोरिया से इनकी इस एज की स्टार्टिंग होती है, जब उनका शासन स्टार्ट हुआ था और जब उनकी डेथ होती है तब ये एज भी खत्म हो जाती है। पोएट लॉरेट कौन थे इसमें, टेनिसन थे। रॉबर्ट, ड्रामेटिक मोनोलॉग को नाम से किसको जाना जाता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग को। डोवर बीच किसकी पोएम है, मैथ्यू नोड की। इन मेमोरियम टेनिसन की पोएम है। माय लास्ट टचेस, ये ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है। जन आयरे क्या है, चार्लोट ब्रोंटे का वर्क है। वदरिंग हाइट एमिली ब्रोंटे का है। जॉर्ज एलियट का रियल नेम क्या था, मैरी एन इवॉन्स। मिडिल मार्च किसने लिखा, जॉर्ज एलियट, जिसको हम मैरी एन इवॉन्स के नाम से भी जानते हैं। वेसेक्स, थॉमस हार्डी। एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन। एवोल्यूशन के ऊपर किसने डिस्कवरी की थी, थ्योरी दी है, वो दी है चार्ल्स डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 को। ग्रेट एग्जीबिशन कब लगी थी, 1851 में। स्पेन रिदम, जेराल्ड मैनली हॉपकिंस। इंस्कैप, इंटरेस्ट हॉपकिंस। फेथ एंड डाउट रहा मेजर विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट नॉवल, डोमिनेंट लिटरेरी जॉनरा। और आज हमने ये फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मेजर नॉवेलिस्ट, इंपॉर्टेंट नॉवेल्स, विक्टोरियन प्रोज, एसेज, क्रिटिक्स, वुमेन, ये सब। प्री राफेलाइट्स एंड एस्थेटिक मूवमेंट, डेकाडेंट मूवमेंट, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। आज हमने अपना फर्स्ट पार्ट ही कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई डाउट हो और
जो आप पूछना चाहते हैं प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।